नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस नीति में। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं वैदिक काल। वैदिक काल में हमने काफ़ी चीज़ें देख ली हैं, जैसे वेदों की विशेषताएं देख ली हैं हम लोगों ने। वेद, उपनिषद, आरण्यक ग्रंथ, ये सारी चीज़ें हमने देख लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि वैदिक काल से संबंधित आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन और राजनीतिक जीवन, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे वैदिक आर्यों का कि इनका सामाजिक जीवन कैसा था, या धार्मिक जीवन, या आर्थिक, या जो भी है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। चलिए, देखिए दोस्तों, ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें हिस्ट्री पूछी जा रही है, चाहे वो यूपीपीएससी हो, आरओएआर हो, लोअर पीसीएस हो, एसएससी हो, कोई भी अदर वनडे एग्ज़ाम हो, इसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमने फैक्ट्स सारे ले रखे हैं। हमने लगभग पूरा प्रयास किया कि इस नोट्स में आपको जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मिल जाए, तथ्य जो हैं वो आपको मिल जाए, और साथ ही मैं आपको कॉन्सेप्ट से जोड़ के बताता हूँ ताकि वो चीज़ें आपको समझ में आए। ये ना कि केवल आपको कॉन्सेप्ट रटना पड़े, आप इसको समझ सकें कि हाँ, ये कॉन्सेप्ट ऐसे है, और कॉन्सेप्ट के अंतर्गत ही हम क्या करते हैं, फैक्ट्स को जोड़ के बता देते हैं ताकि आपको उससे लिंक बना रहे और याद रहे। तो हमारा पढ़ाने का तरीका कुछ ऐसा ही है। अब देखना ये है कि ये कितना फ़ायदेमंद हो सकता है आपके लिए। अब ये तो आप ही लोग बताएँगे पढ़ने के बाद। तो चलिए, कोशिश यही करते हैं कि आपको बहुत बेहतरीन ढंग से बताएँ। थोड़ा-सा ये है कि हमारी वीडियो जो है वो कई पार्ट में बनती हैं, पर हम आपको बताते अच्छे से हैं कि आपको समझ में आए वो चीज़। एक बार समझ में आ गई तो फिर आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, देर ना करते हुए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो हमने कल आपसे कहा था कि हम अब वैदिक काल के जो भी वैदिक आर्य हैं, उनका हम आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन और धार्मिक और राजनीतिक जीवन देखेंगे, और उनको तुलनात्मक रूप से देखेंगे। एक तरफ ऋग्वैदिक काल का जीवन कैसा था, तो उत्तर वैदिक काल का जीवन कैसा था, यानी कैसे परिवर्तन हो रहे थे। इस कॉन्सेप्ट को ज़रूर समझेंगे हम लोग। कॉन्सेप्ट को हम आपको आज अलग से बताएंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट आप एक बार समझ जाएंगे तो आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक जीवन समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए, इसको शुरू करते हैं। तो देखिए, वैदिक कालीन आर्थिक संरचना को हमें देखने के लिए किन किन बिंदुओं को देखना होगा, उन बिंदुओं पर हम फोकस करते हैं। तो हमें देखना होगा पशुपालन एवं कृषि। आर्थिक संरचना में हम, देखिए, आप जब भी हिस्ट्री पढ़ें तो उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाएं, क्योंकि हिस्ट्री जो है ना, वो बिना स्ट्रक्चर के आप कभी याद नहीं कर पाएंगे, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। और जब आप एक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे हिस्ट्री को, तो जो पॉइंट्स हैं, जो तथ्य हैं, वो इसमें अपने आप आते जाएंगे, और आपको पता चलेगा कि ये पॉइंट्स जो है वो किस ढांचे में फिट करना है इसको, वो अपने आप हो जाया करेगा। तो इसलिए जब भी हिस्ट्री पढ़ें, जो भी चैप्टर पढ़ें, पहले उसका एक स्ट्रक्चर बनाएं कि हमें कौन कौन से उसमें हेडिंग है, और कौन कौन से हमें सब हेडिंग बनाने, उनके अंदर कौन कौन से पॉइंट डालने। इससे एक पूरा फोल्डर बनता है आपके दिमाग में, और जब आप सोचते हैं तो उसी फोल्डर पे आप हिट करते हैं कि इस फोल्डर को हम खोलें। जैसे कंप्यूटर में आप खोलते हैं कि इस फोल्डर को खोलिए, इसी में ये चीज़ मिलेगी, वैसे दिमाग में भी फोल्डर बन जाता है, और हम उसी पे जोर देते हैं कि ये फोल्डर खुले, तब हमें वो चीज़ याद आती है। तो हिस्ट्री में जब आप पढ़ेंगे तो स्ट्रक्चर में पढ़िए। जैसे मान लीजिए हमें आर्थिक संरचना समझना है, तो आर्थिक संरचना समझने के लिए हमें किन किन बिंदुओं पे फोकस करना होगा, तो वो सारी चीज़ें। अब ये पॉइंट्स जो है वो प्री में तो काम आएंगे ही, लेकिन आपको मेंस में ये लिखने के काम में भी आ जाएंगे। इन्हीं के अंतर्गत आप जो भी लिखेंगे लिखेंगे। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो है पशुपालन एवं कृषि। दूसरा शिल्प एवं दस्तकारी, व्यापार, फिर मुद्राओं का प्रचलन और नगरीकरण की अवस्था। इतनी चीज़ों को हम क्या करेंगे, देखेंगे आर्थिक संरचना में। तो चलिए, अब देखते हैं कि इनकी आर्थिक संरचना या आर्थिक ढांचा बनता कैसे है। तो पहले हम इनके आर्थिक ढांचे को बनाते हैं। तो पहले हम देखेंगे ऋग्वैदिक काल का, फिर देखेंगे उत्तर वैदिक काल का। तो देखिए, इसमें लिखा है पहला पॉइंट कि पशुपालन का महत्व अधिक था, यानी ऋग्वैदिक काल में पशुपालन का महत्व बहुत ज़्यादा था, और कृषि का जो महत्व था वो काफ़ी
कम था। अब क्यों था, तो इसको हमें समझना पड़ेगा, इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, इससे हम बच नहीं सकते। अगर आप नहीं समझेंगे तो ये चीज़ों को याद करना पड़ेगा, और समझ लेंगे तो आप इतने अच्छे से उसको तैयार कर सकते हैं कि मेंस में भी लिख सकते हैं, और प्री के पॉइंट तो अपने आप तैयार हो जाएंगे इसमें। तो चलिए एक बार देखते हैं इसको कि कैसे हमें समझना है। देखिए हम देख रहे हैं, पहले इसको साइड में करते हैं। अब फोकस आप यहाँ करिएगा आर्थिक संरचना पे, आर्थिक संरचना। ठीक, तो हम पहले किधर का देखेंगे, ऋग्वेद का, ऋग्वेदिक काल का। ऋग्वेदिक काल में आर्थिक संरचना देखेंगे तो पहले हम इसमें ये देखते हैं कि ऋग्वेदिक काल में देखिए लोहे का प्रचलन नहीं था, लोहे का प्रचलन नहीं था यहाँ पे ऋग्वेदिक काल में। तो जब लोहे का प्रचलन नहीं होगा तो उस समय जो कृषि हो रही होगी वो कृषि किससे हो रही होगी, वो कृषि हो रही होगी तांबे के उपकरणों से, तांबे के उपकरणों से। तो तांबे के उपकरण जो थे वो इतने मजबूत नहीं होते थे कि जो कृषि जो है कृषि का विस्तार कर सके, इसलिए जो कृषि थी वो काफी सीमित क्षेत्र में हो रही थी। ठीक, तो जो कृषि थी वो सीमित क्षेत्र में हो रही थी। सीमित क्षेत्र में होने से कृषि का जो महत्व था, कृषि का महत्व महत्व काफी कम था, काफी कम था कृषि का महत्व। यहाँ तक कि इसके साक्ष्य के रूप में आप देख सकते हैं कि ऋग्वेद में कृषि से संबंधित केवल 24 बार ही जिक्र किया गया, यानी कृषि का जिक्र ऋग्वेद में केवल 24 बार किया गया है। फसलों की बात करें तो केवल एक ही फसल ऋग्वेद में बताई गई है, और वो है यव, यव जिसको हम कहते हैं जौ। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कृषि का जो महत्व था वो काफी कम था। ठीक, ऋग्वेदिक काल में। तो फिर महत्व था किसका, तो महत्व था उस समय पशुपालन का। किसका, पशुपालन का। ठीक, तो पशुपालन का उस समय महत्व सबसे ज्यादा था। अब ये जो पशु पालते थे ये अर्ध यायावर जीवन जीते थे, अर्ध यायावर जीवन जीते थे। क्यों, क्योंकि भाई अगर आप पशु पालेंगे तो पशुओं के लिए चारा चाहिए, और आप चारा उगा नहीं रहे थे, तो ये अलग अलग क्षेत्रों में अपने पशुओं को समूह के रूप में या कबीले के रूप में लेके जाते थे, और जहाँ पे चारा होता था वहां पे रुकते थे। फिर जब चारा खत्म हो जाता था तो फिर वो कहीं और चले जाते थे और वहां जाके रुकते थे। तो ये अर्धयायावार जीवन जीते थे। इनके लिए पशु ही सबसे महत्वपूर्ण था, पशु ही महत्वपूर्ण था। पशु ही क्या था, इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण था। अब पशु इतने महत्वपूर्ण थे, और पशुओं में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण थी वो थी गाय। और गाय का जो जिक्र हुआ है वो ऋग्वेद में 176 बार हुआ है। तो ये समझ लीजिए कि जहाँ कृषि का जिक्र मात्र 24 बार हुआ है, वहीं गाय का जिक्र जो है वो ऋग्वेद में 176 बार हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गाय जो है वो काफी महत्वपूर्ण पशु रही होगी ऋग्वैदिक काल में। ठीक, तो जब पशु जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, तो ये समझ लीजिए कि जो धन का मूल स्रोत होगा वो क्या होगा, धन का मूल स्रोत वो होंगे पशु। कौन होंगे, पशु होंगे। तो फिर जब धन ही पशु है तो ये समझ लीजिए कि उस समय जो युद्ध होते होंगे, उस समय जो युद्ध होते रहे होंगे, युद्ध होते रहे होंगे वो किसके लिए, पशुओं के लिए। किसके लिए, पशुओं के लिए। उस समय जो युद्ध होते रहे होंगे वो किसके लिए हो रहे होंगे, पशुओं के लिए युद्ध हो रहे होंगे उस समय। तो जो पशुओं के लिए युद्ध होते थे उनको कहा जाता था गविष्ठी। क्या कहा जाता था, गविष्ठी। और जिनके पास सबसे ज्यादा पशु होते थे उनको कहा जाता था गोमत। सबसे ज्यादा पशु जिनके पास होते थे उनको क्या कहा जाता था, गोमत। और पशुओं के लिए जो युद्ध होते थे उनको कहा जाता था गविष्ठी। अब पशु इतने इंपॉर्टेंट थे ऋग्वैदिक काल में कि आप देखेंगे कि जो उस समय ऋग्वैदिक आर्य थे, ऋग्वैदिक आर्य, उनके दैनिक जीवन,
ऋग्वैदिक आर्यों के दैनिक जीवन की जो अभिव्यक्तियां होती थी वो किसी न किसी पशु के नाम से ही जुड़ी होती थी। मतलब वो अपने दैनिक जीवन की जो भी अभिव्यक्तियां, मतलब कोई ऐसा नाम रख रहे हैं तो उसमें वो पशुओं के नाम को भी जोड़ के रखते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि गोधुली। गोधुली, अब गोधुली का मतलब क्या होता है? गोधुली उस समय जो होती थी वो समय माप की इकाई होती थी। समय माप की इकाई, अभी आप जानते हैं गोधुली की बेला जो कहते हैं वो शाम को कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं गोधुली जो है वो वहीं से लिया गया। तो जो गोधुली होती है वो समय माप की इकाई होती है। इससे ये पता चलता है कि हम समय की बात कर रहे हैं जब गोधुली का नाम ले रहे होते हैं तो। फिर गौयतु। गौयतु का मतलब होता है दूरी माप की इकाई। गौयतु हम कहते हैं दूरी माप की इकाई। तो उसमें भी गाय है, यानी गो का मतलब क्या होता है? गाय। गौ का मतलब क्या होता है? गाय। यानी ये जितनी शब्दावलियां ली गई है उनमें सब में क्या है? कहीं ना कहीं गाय का नाम उल्लिखित है। जैसे देखिए, गोधुली समय माप की इकाई, गौयतु दूरी माप की इकाई, गोमत। गोमत कहा जाता था धनी व्यक्ति को, और गोपत कहा जाता था राजा को। तो ये चीजें दिखाती हैं कि उस समय जो है पशु कितने महत्वपूर्ण थे। और यही हम बता रहे थे कि पशु इतने महत्वपूर्ण थे कि उनके जो वैदिक कार्य थे उनकी जो दैनिक अभिव्यक्तियां थी उनके नाम में भी पशुओं के नाम जुड़े हुए थे। तो ये जुड़े हुए आप देख सकते हैं। गविष्टि का मतलब गायों के लिए लड़ा गया युद्ध। तो ये सारी चीजें उस समय हो रही थी, पशु इतने इम्पोर्टेंट थे। वहीं कृषि का जो महत्व था वो काफी कम था। तो कृषि का हमने बताया कि इसका उल्लेख मात्र 24 बार ही हुआ है, और फसल के रूप में केवल जौ हमें देखने को मिलता है। लेकिन वो हल का भी जिक्र हुआ है। तो हल को उस समय लागल कहा जाता था। लागल। लागल का मतलब होता था हल। और लागुलीन। लागुलीन का मतलब होता था हलवाहा। हलवाहा, ये चीजें होती थी। लागल का मतलब हल और लागुलिन का मतलब हलवाहा। और फसल के रूप में हमें जो केवल कृषि से संबंधित नहीं साक्ष्य हमें मिले हुए हैं। ठीक। तो ये चीज तो आप समझ गए कि जो पशु थे वो ऋग्वैदिक काल में काफी इम्पोर्टेंट थे, जबकि जो कृषि थी वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। तो अब कृषि जब महत्वपूर्ण नहीं थी तो भाई अब ये बताइए आप, जब कृषि महत्वपूर्ण नहीं होगी तो अधिशेष उत्पादन नहीं होगा। अधिशेष उत्पादन नहीं होगा तो जो होने वाला व्यापार है उसको वो सपोर्ट नहीं कर पाएगी। इसलिए जब कृषि अपनी आरंभिक अवस्था में थी तो उसी के चलते जो व्यापार है, व्यापार भी अपनी आरंभिक अवस्था में ही था। ऋग्वैदिक काल में व्यापार भी अपनी आरंभिक अवस्था में ही चल रहा था उस समय। आप देख पा रहे होंगे इधर हमने लिखा है कि व्यापार आरंभिक अवस्था में था। ठीक। ऋग्वेद में पड़ी नामक व्यापारियों का विवरण मिलता है। हालांकि व्यापार आरंभिक अवस्था में था लेकिन फिर भी व्यापार हो रहा था थोड़ा बहुत। और ऋग्वेद में जो व्यापारी होते थे उनको किस नाम से जाना जाता था? तो पड़ी के नाम से जाना जाता था। ठीक। फिर व्यापार जो था उस समय कोई नियमित मुद्रा प्रचलित थी नहीं, तो व्यापार जो था वो वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। ठीक है। इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। वहीं नियमित मुद्रा नहीं थी परंतु निष्क एवं शतमान की चर्चा थी। निष्क क्या होता था? तो निष्क जो होता था वो महिलाओं के गले में पहनने जाने वाला एक आभूषण होता था। यानी गले में पहना जाने वाला एक आभूषण जो होता था उसी को निष्क कहा जाता था। और शतमान जो होता था, शतमान को 100 गायों का समूह माना जाता था उसको शतमान, या फिर 100 कृष्णल का समूह क्या कहलाता था? शतमान कहलाता था। तो ये कोई नियमित मुद्रा नहीं थी बल्कि ये क्या थे? एक तरह के आभूषण होते थे। फिर वहीं शिल्प की बात करें तो जब व्यापार आरंभिक अवस्था में था तो शिल्प भी अभी अपनी आरंभिक अवस्था में ही था, क्योंकि लोग अपना पशुपालन ही उनका महत्वपूर्ण पेशा था। इसलिए व्यापार और शिल्प की तरफ बहुत विशेष वो ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तो शिल्प एवं दस्तकारी का प्रचलन था और उसमें रथ निर्माण और बढ़ईगिरी और बुनाई का काम हो रहा था। तो ऋग्वेद काल में ये सारी चीजें चल रही थी। अब उत्तर वैदिक काल में जब आप आएंगे तो उत्तर वैदिक काल में क्या होता है कि
यहाँ जब आएंगे आप तो लोहे की खोज हो जाती है, यानी लोहे का प्रचलन शुरू हो जाता है उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में क्या होता है कि लोहे का प्रचलन शुरू हो जाता है। लोहे का प्रचलन, तो जब लोहे का प्रचलन शुरू होगा तो अब कृषि भूमि का क्या होने लगेगा, विस्तार होने लगेगा। कृषि भूमि का विस्तार होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अब चाहे कैसी भी भूमि हो उसको आसानी से खोदा जा सकता था लोहे के उपकरणों से। और जब लोहे का प्रचलन होगा तो एक तरफ क्या बनेंगे, हथियार बनेंगे, तो दूसरी तरफ क्या बनेंगे, कृषि उपकरण बनेंगे। और इन कृषि उपकरणों से क्या होगा, कृषि संभव होगा, कृषि भूमि का विस्तार होगा, और इससे क्या आएगा, अधिशेष आएगा। कृषि से क्या आएगा, अधिशेष। तो अब कृषि से जब अधिशेष आएगा तो अधिशेष किसको प्रोत्साहित करेगा, व्यापार को। इसलिए आप देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में जो व्यापार है वो अच्छी दशा में पाया जाता है ऋग्वैदिक काल की तुलना में। यहाँ पे जो व्यापार था वो विकसित दशा में था, और कृषि भूमि का विस्तार हो रहा था, फसलों का भी क्या हो रहा था, विस्तार हो रहा था। तो फसलों का विस्तार में आप इसके साक्ष्य के रूप में देख सकते हैं कि यहाँ गेहूं, जिसको गोधूम कहा जाता था, और व्रीहि, जिसको चावल कहा जाता था, ये दोनों फसलें आपको देखने को मिलती हैं उत्तर वैदिक काल में। तो ये कह सकते हैं कि अब जो कृषि थी उसमें क्या हो रहा था, विविधीकरण हो रहा था, यानी अलग अलग फसलों को उगाया जा रहा था। तो ये सारी चीजें अब व्यापार तो इस काल में जब अधिशेष उत्पादन आने लगा तो उससे क्या हो गया कि जो व्यापार था उसको प्रोत्साहन मिला, और व्यापार जो है वो अपनी विकसित अवस्था में आ गया। तो जो व्यापार करने वाले व्यापारी थे उन्होंने अपने व्यापार का क्या किया, विशेषीकरण किया, कि कुछ जो समूह किसी एक वस्तु का व्यापार कर रहा था वो अपना एक संघ बनाया, जो दूसरे चीजों का व्यापार कर रहे थे वो अपना अलग संघ बनाया। इस तरह से कई सारे व्यापारियों के संघ बनते हैं जिनको गण, संघ अथवा श्रेष्ठी के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ये गण, संघ और श्रेष्ठी जो है वो उत्तर वैदिक काल में व्यापारियों के संघ हुआ करते थे। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। फिर आप जब आएंगे आगे तो चूंकि हम बताएं कि अभी नियमित मुद्रा का प्रचलन नहीं था ऋग्वैदिक काल में, तो यहाँ भी अभी नियमित मुद्रा का प्रचलन नहीं हो पाया था, इसलिए जो व्यापार था वो वस्तु विनिमय प्रणाली पर ही आधारित था। ठीक, लेकिन आप एक चीज देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल में आपको निष्क एवं शतमान देखने को मिलता है, पर उत्तर वैदिक काल में निष्क एवं शतमान के साथ साथ कृष्णल भी हमें देखने को मिलता है। कृष्णल क्या होता था, तो ये वेट मापने की इकाई यानी भार मापने की एक इकाई होती थी। कुछ ऐसा ही था, मतलब अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया गया, लेकिन कृष्णल जो है वो भार मापने की इकाई हुआ करती थी। फिर अब शिल्प की बात करेंगे तो जब व्यापार विकसित है, अधिशेष उत्पादन हो रहा है, तो शिल्प भी क्या होगा, विकसित होगा। तो उत्तर वैदिक कालीन जो शिल्प था वो ऋग्वैदिक काल की तुलना में ज्यादा विकसित है। यहाँ विविध प्रकार के और शिल्प जो थे विविध प्रकार के थे, जैसे कुंभकारी, फिर बुनाई, चूड़ी निर्माण आदि, ये सारी चीजें यहाँ देखने को मिल रही थी हमें। तो ये ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का हमने आपको आर्थिक संरचना बताया तुलनात्मक रूप से, और ये क्यों ऐसा हुआ तो हमने आपको इधर कॉपी में बना के बताया भी है कि आर्थिक संरचना इनका कैसे जो है वो ढांचा बना। ऋग्वैदिक काल में लोहे का प्रचलन नहीं था, इसलिए कृषि जो है वो महत्वपूर्ण पेशा नहीं बन पाया, पशुपालन ही महत्वपूर्ण पेशा बना रहा। इसलिए न व्यापार सही से विकसित हो पाया, न ही शिल्प या उद्योग। पर वहीं जब आएंगे उत्तर वैदिक काल में तो लोहे की खोज हो जाती है, और लोहे की खोज की वजह से क्या होता है, कृषि में विस्तार आता है, कृषि का विकास होता है, विशेष उत्पादन आता है जो व्यापार को प्रोत्साहित करता है, और शिल्प एवं उद्योग धंधे भी क्या होते हैं, अपनी विकसित दशा में आ जाते हैं। तो ये थी इनकी आर्थिक संरचना ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का। ये हमने पूरा तुलनात्मक रूप से दोनों तरफ लिखा है, जब आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये देख सकते हैं। ठीक, चलिए अब अगला देखते हैं। अब राजनीतिक जीवन में परिवर्तन। अब ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक होने वाले परिवर्तन में हम देखेंगे राजनीतिक जीवन में
परिवर्तन। तो इसको भी समझने के लिए हमें वही कॉन्सेप्ट दोबारा समझना होगा। तो आधा तो हमने आपको बता ही दिया कि जब लोहे का खोज हुआ तो क्या हुआ, और लोहे का खोज नहीं था तो क्या स्थिति थी। तो आप इतना समझ गए होंगे। तो चलिए अब इसके आगे देख लेते हैं। तो राजनीतिक जीवन में परिवर्तन, तो सबसे पहले देखते हैं ऋग्वैदिक काल में क्या होता है, कैसी संस्थाएं बनती हैं, कैसा जीवन होता है। तो ये सारी चीजें हम देख लेते हैं। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट है कि राज्य जो है वो जन आधारित था, क्षेत्र आधारित नहीं। अब इसको समझते हैं कि राज्य जो है वो जन आधारित कैसे था। तो हमने अभी आपको बताया कि ऋग्वैदिक काल में क्या हुआ था। ऋग्वैदिक काल में जो कृषि थी वो कम महत्वपूर्ण थी। कृषि का महत्व क्या था, कम था, इसलिए जो भूमि का महत्व था वो भी क्या था, कम था। तो जब भूमि का महत्व कम था तो लोग भूमि के पीछे नहीं, जिसका महत्व ज्यादा था उसके पीछे भाग रहे थे, यानी पशुपालन। पशुपालन का महत्व ज्यादा था, इसलिए लोग पशुपालन को ज्यादा महत्व देते थे और भूमि को कम। पशुपालन ही धन का क्या था, मुख्य स्रोत था। भूमि जो है वो धन का स्रोत के रूप में नहीं थी। तो जब भूमि जो है वो धन के स्रोत के रूप में नहीं थी, तो जो पशुपालक थे, अब ये जो पशुपालन कर रहे हैं, अब ये कबीलों के रूप में रह रहे हैं। तो जब ये कबीलों के रूप में रह रहे हैं और अर्ध यायावर जीवन जी रहे हैं, ये कैसा जीवन जी रहे थे, अर्ध यायावर, सेमी नोमैडिक जिसको बोला जाता है, सेमी नोमैडिक। ठीक, ये अर्ध यायावर जीवन जी रहे हैं, तो इनका एक निश्चित तो क्षेत्र होगा नहीं, निवास स्थल होगा नहीं, क्योंकि भाई इनके लिए तो भूमि महत्वपूर्ण है ही नहीं, पशु महत्वपूर्ण है, वही मुख्य साधन है धन के। तो इनके लिए भूमि की कोई महत्ता नहीं थी। इसलिए अब ये अपने कबीले की रक्षा करने के लिए जब किसी व्यक्ति को राजा चुनेंगे, तो वो व्यक्ति जो होगा वो उस क्षेत्र का राजा न होकर केवल इनके कबीले का राजा होगा। वो जन आधारित राज्य का निर्माण करेगा, न कि क्षेत्र आधारित। तो इसलिए यहाँ पे जो राजा होता था या जो इनका राज्य था वो जन आधारित था, क्षेत्र आधारित नहीं था। ये आप शायद समझ गए होंगे। जन आधारित था मतलब वो केवल लोगों की देखभाल करता था, उनकी रक्षा करता था, न कि क्षेत्र की। क्योंकि क्षेत्र का तो महत्व था ही नहीं उस समय, भूमि का तो महत्व था ही नहीं। इसलिए कहा जाता है कि राज्य जो था वो जन आधारित था, क्षेत्र आधारित नहीं था। ठीक, अब राजा का पद, दूसरा पॉइंट क्या है, राजा का पद युद्ध की आवश्यकता के अनुकूल था और राजा को जनस्य गोप या जनजाति का मुखिया के रूप में जाना जाता था। देखिए उस समय जो राजा था वो केवल उसकी आवश्यकता कब होती थी, युद्ध के टाइम पे होती थी। मतलब राजा हम इसलिए बनाते थे, वो जो कबीले होते थे उस समय, तो वो कबीले, पशुपालक जो कबीले होते थे वो अपने लिए राजा इसलिए चुनते थे कि युद्ध के समय में या किसी से जब लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है, तो हमारी तरफ से लड़ने वाला कोई होना चाहिए। तो इसलिए वो अपने में से एक राजा चुनते थे। तो राजा की जो आवश्यकता होती थी वो केवल युद्ध के लिए ही होती थी। इसलिए जो राजा होता था उसे जनस्य गोप कहा जाता था। क्या कहा जाता था, जनस्य गोप, यानी लोगों का राजा होता था, जनजाति का मुखिया होता था, वो किसी क्षेत्र का मुखिया नहीं होता था। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो अब जो राजा, तीसरा पॉइंट क्या है कि बलि एक नियमित करना होकर एक स्वैच्छिक की भेंट था। देखिए हम तीनों को एक दूसरे से जोड़ते हुए जा रहे हैं, बस यही हम आपको समझाना चाहते हैं कि आप भी जब पढ़ें तो इनको ऐसे जोड़ते हुए पढ़ें, फिर आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं। अब देखिए बलि, बलि एक नियमित करना होकर एक स्वैच्छिक भेंट था। कैसे भेंट था, ये स्वैच्छिक कैसे था, ये हम आपको समझाते हैं। अब आप ही बताइए कि जब आप अ, समूह में आप लोग रह रहे, मान लो 100 लोगों का एक समूह है और 100 लोगों को अपने में से किसी एक को राजा चुनना है कि भाई तुम राजा रहना और युद्ध में हमारी क्या करना, रक्षा करना। तो वो कहेगा कि भाई हम क्यों करेंगे ऐसा। तो आप कहेंगे कि अरे हम आपको स्वेच्छा से कुछ न कुछ इसके बदले में देंगे। तो कहेगा चलो ठीक है। तो जो स्वेच्छा से राजा जो उनकी रक्षा कर रहा था, लोगों से बचाता था, उनके लिए लड़ता था, इसके बदले में लोग उसे कुछ न कुछ स्वेच्छा के रूप में अनाज या जो भी चीजें देते थे, उसी को बलि कहा जाता था। वही होता था बलि, यानी जो आप स्वैच्छिक भेंट या उपहार राजा को देते थे अपने मन से,
राजा मांगता नहीं था, न उसे कोई देना अनिवार्य था। उसी को हमने क्या नाम दिया? बलि। तो वही बलि होता था। तो बलि एक नियमित कर न होकर एक स्वैच्छिक भेंट था या उपहार था। वो कोई नियमित टैक्स वगैरह नहीं था। ठीक। फिर अगले पॉइंट पे आएंगे, ऋग्वेद की प्रशासनिक इकाई। अब देखिए ऋग्वेद की प्रशासनिक इकाई कौन कौन सी है। तो जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो थी कुल। कुल यानी परिवार, और परिवार का जो मुखिया होता था उसे कुलपति कहा जाता था। फिर उससे बड़ी कई सारे जब कुल मिलते थे तो क्या बनता था? ग्राम। और जब ग्राम का जो मुखिया होता था उसे कहा जाता था ग्रामणी। फिर कई सारे ग्राम मिलके बनाते थे विश। तो विश का जो मुखिया होता था, जो ग्राम होते थे कई सारे ग्राम, उनके समूह को ही कहा जाता था विश। और विश का जो मुखिया होता था उसे कहा जाता था विस्पति। क्या कहा जाता था? विस्पति। और कई सारे विश जो है वो मिलकर समूह में किसका निर्माण करते थे? जन का। तो ऋग्वैदिक काल की जो सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई थी वो थी जन, और जो सबसे छोटी राजनीतिक इकाई थी वो थी कुल। ये चीज ध्यान रखिएगा। कुल से बना ग्राम, ग्राम से विश, विश से जन। तो ये पूछा जाता है कि ऋग्वैदिक काल की सबसे बड़ी राजनीति इकाई कौन सी थी? तो वो क्या थी? जन। ठीक। और जन का जो मुखिया होता था उसे क्या कहा जाता था? राजा या जनस्य गोप कहा जाता था। ठीक। अब आप बताइए, राजपथ पर कुछ जनजातीय संस्थाओं का अंकुश। अब इन जनजातीय संस्थाओं की हमें जरूरत क्यों पड़ी? भाई हमने राजा बना दिया था कि भाई तुम हमारी रक्षा करना, तो फिर इन संस्थाओं की जरूरत क्यों पड़ गई? तो संभवतः संस्थाओं की जरूरत हमें इसीलिए पड़ी होगी कि जैसे मान लीजिए हमने राजा तो नियुक्त कर दिया, लेकिन लोगों को डर तो रहता होगा ना कि कहीं ये हमारे ऊपर ही ना अत्याचार करने लगे, या कुछ या ये भेंट या उपहार पाते पाते इतना शक्तिशाली न हो जाए कि मतलब वो लोगों को ही क्या करने लगे? परेशान करने लगे। तो लोग मिलके क्या बनाए? लोगों ने सोचा कि कुछ लोगों को हम अलग अलग समूहों में या संस्थाओं के रूप में क्या कर देते हैं? बांट देते हैं। तो उन्हीं के रूप में ये सभा, समिति, विदत और गण का निर्माण होता है। तो अब इनका काम क्या होता है? तो सभा जो होती है वो वरिष्ठ जनों की छोटी निकाय बोली जाती है। संभवतः यह न्याय का कार्य देखती थी। सभा जो होती थी उसमें वरिष्ठ लोग होते थे, कुलीन लोग होते थे केवल, और वो सभा जो है वो न्याय का कार्य देखती थी। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं समिति। समिति जो होती थी वो सामान्य लोगों की बड़ी निकाय होती थी, यानी इसमें जन सामान्य होते थे, इसमें महिलाएं भी होती थीं, और इसका जो काम होता था वो शैक्षणिक और राजा का निर्वाचन संबंधी कार्य होता था। यानी ये लोग मिलकर क्या करते थे? राजा का निर्वाचन करते थे कि कौन राजा बनेगा। यानी इसका मतलब कहा जा सकता है कि यहाँ पे जनतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी ऋग्वैदिक काल में, क्योंकि लोग जो है अपने राजा को चुनते थे। तो समिति जो थी वो जन सामान्य लोगों की थी और सबसे बड़ी निकाय थी, और काम जो उसका था वो शैक्षणिक और राजा का निर्वाचन संबंधी कार्य था। उसके आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे विदत। विदत जो है संभवतः सैनिक से संबंधित या सैनिक कार्य देखती थी या अनुष्ठानिक कार्य से संबंधित थी। वहीं गण जो थी वो सामान्य लोगों की इकाई थी। ठीक। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ये ऋग्वैदिक काल की जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसके बारे में हमने इतने सारे पॉइंट आपको बताए। उसके बाद आप देखेंगे नौकरशाही एवं सेना। ये भी देख लेते हैं कि ऋग्वैदिक काल में नौकरशाही थी या सेना थी कि नहीं थी। तो देखिए नौकरशाही तो थी, पर प्रोफेशनल या ये कहें कि व्यवसायिक नौकरशाही नहीं थी। व्यवसायिक का मतलब क्या था कि हम योग्यता के आधार पे अगर कोई पद प्राप्त कर रहे हैं और हमारा जो काम है वो प्रोफेशनल है, तो वो एक तरह से क्या हो जाएगा? व्यवसायिक नौकरशाही। लेकिन यहाँ पे ऐसी व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पे जो राजा होता था उन्हीं के परिवार से लोग इसमें नौकरशाही में शामिल होते थे। जैसे युवराज, तो क्या होता था? वो राजा का उत्तराधिकारी ही होता था। सेनानी ये भी राज परिवार से ही होता था, जो सेना का प्रमुख होता था। लेकिन याद रहे कि जो सेना है वो अस्थाई नहीं होती थी। सेना का अस्थाई गठन नहीं किया गया था ऋग्वैदिक काल में। जो ग्रामणी होता था वो भी राज परिवार से ही संबंध रखता था, और रक्त से ये लोग जुड़े हुए थे। और ग्रामणी जो था वो ग्राम का
देखिए इसके दो अधिकार थे ग्रामणी के। एक तो वो गांव का क्या होता था, मुखिया होता था, और जो गांव का जो सैनिक शक्ति थी या पुलिस शक्ति कहे तो वो उसी के अंतर्गत थी, ग्रामणी के। और जो न्यायिक शक्ति थी वो भी ग्रामणी में ही निहित थी। तो गांव की सैनिक और न्यायिक शक्ति दोनों किस में निहित थी, ग्रामणी में निहित थी। विस्पति, जो विष का क्या होता था, मुखिया। और विष क्या होता था, एक बहुत बड़ा कबीला होता था। तो कबीले का जो मुखिया होता था वो क्या कहलाता था, विस्पति कहलाता था। और ब्राजपति, ब्राजपति जो होता था वो चारागाह भूमि का मालिक होता था, यानी जहाँ पे चारे उगाए जाते थे पशुओं के लिए, उसका जो मालिक होता था उसको ब्राजपति कहा जाता था। फिर नीचे देखिए, परंतु व्यावसायिक नौकरशाही का उदाहरण नहीं मिलता। वो हमने आपको बताया है कि ये सारे अधिकारी मिलते तो हैं पर ये कोई व्यावसायिक नौकरशाही नहीं थी। तो ये सारी चीजें हमने आपको बता दी किसमें, ऋग्वैदिक काल में। अब हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल में क्या थी राजनीतिक स्थिति। तो देखिए अब इसको समझने के लिए फिर हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना होगा। अब उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में क्या है, जनजातीय व्यवस्था का विघटन एवं क्षेत्र आधारित राज्य की शुरुआत हो रही थी यहाँ पे। अब यहाँ देखिए जनजातीय व्यवस्था विघटित हो चुकी थी। और ऋग्वैदिक काल में क्या थी कि यहाँ पे जनजातीय व्यवस्था ही विद्यमान थी। तो यहाँ पे विघटित क्यों होने लगी, तो हमने आपको अभी बताया कि देखिए उत्तर वैदिक काल में क्या होता है। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में होती है लोहे की खोज, यानी लोहे का प्रचलन शुरू हो जाता है उत्तर वैदिक काल में। तो जब लोहे का प्रचलन शुरू होगा तो इससे दो चीजें होंगी, एक तो लोहे का उपकरण बनेगा, लोहे के कृषि उपकरण बनेंगे, कृषि उपकरण। और दूसरी तरफ युद्ध के उपकरण, यानी ये कहे हथियार, युद्ध के उपकरण बनेंगे लोहे के प्रचलन से। तो जब लोहे के कृषि उपकरण बनेंगे तो अब कोई भी ऐसी भूमि नहीं होगी जिसको खोदा नहीं जा सकता था। तो इसे कह सकते हैं कि कृषि उपकरण में वृद्धि हुई और इससे कृषि विस्तार हुआ। कृषि का क्या हुआ, विस्तार हुआ, यानी कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़ी वृद्धि हुई। विस्तार के साथ साथ क्या हुआ, अधिशेष उत्पादन आने लगा। ठीक, अब कृषि का विस्तार हो रहा है, अधिशेष उत्पादन आ रहा है, तो इससे क्या होगा कि जहां ऋग्वैदिक काल में कृषि की जो भूमिका थी वो बहुत सीमित थी और पशुपालन जो है सबसे महत्वपूर्ण हुआ करता था। अब उत्तर वैदिक काल में ठीक उल्टा हो जाएगा, जो पशुपालन था उसका महत्व जो है वो कम हो जाएगा और कृषि भूमि की जो महत्ता है वो काफी बढ़ जाएगी। यानी भूमि की जो महत्ता है, भूमि की महत्ता वो काफी बढ़ जाएगी। तो ये बताइए कि जब भूमि की महत्ता बढ़ेगी तो जो शक्तिशाली लोग होंगे या जो पावरफुल लोग होंगे वो क्या चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा भूमि हम अपने कब्जे में लें। तो जब ज्यादा से ज्यादा भूमि अपने कब्जे में लेंगे तो जो भी उनके आसपास के कबीले होंगे वो सारे कबीलों को क्या करेंगे, जीत लेंगे। और जीतने के बाद उन सारे कबीलों पे कब्जा कर लेंगे। तो जब कबीलों को ये जीत लेंगे, यानी कबीलों से संबंधित जो भी भूमियां थी उनको जीत लेंगे, तो इससे क्या होगा कि जो कबीलाई ढांचा था, कबीलाई ढांचा अब वो टूट जाएगा। कबीलाई ढांचा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और पहले ऋग्वैदिक काल में जो राज्य था, जो जन आधारित राज्य की कल्पना की गई थी या देखने को मिलता है, यहाँ अब वही राज्य जो है वो क्षेत्र आधारित हो जाएगा। यानी यहाँ पे अब जो राज्य होगा वो क्या होगा, क्षेत्र आधारित होगा। क्षेत्र आधारित का मतलब समझ पा रहे होंगे। ऋग्वैदिक काल में हमने बताया था कि जो राज्य होगा वो कैसा होगा, जन आधारित, मतलब उसमें क्षेत्र की कल्पना नहीं थी, केवल वो लोगों का मुखिया था। जो जनजाति थी उसका मुखिया होता था राजा, इसलिए उसको कहा गया कि जो राज्य था वो जन आधारित था। लेकिन यहाँ पे जो राजा होगा वो लोगों का तो होगा ही होगा, साथ में उसका एक निश्चित क्षेत्र भी होगा, उसका भी वो मुखिया होगा और वो क्षेत्र का सर्वे सर्वा हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो राज्य होगा वो क्षेत्र आधारित हो जाएगा। तो ये हमने आपको बताया। फिर दूसरा पॉइंट क्या है कि राजा का पद क्षेत्र आधारित पहले से मजबूत, अब वह सर्वजनीन। अब राजा क्या होगा, राजा जो है वो काफी शक्तिशाली हो जाएगा क्योंकि उसने काफी भूमि जीत रखी है। तो जीतने की वजह से
अब वो पहले से ज्यादा अपने आप को शक्तिशाली समझेगा और इसलिए वो सर्वजनीन, देख पा रहे हो, सर्वजनीन, सर्वभूमिपति और एकराट जैसी उपाधियां धारण करने लगेगा। मतलब वो अपनी शक्ति में लगातार वृद्धि करता रहेगा और वो अलग अलग उपाधियां क्या करने लगेगा, धारण करने लगेगा। तो अब ये बताइए कि जब राजा जो है वो अपने क्षेत्र को अपने दम पे जीता हुआ है, तो क्या वो सभा हो गई या समिति हो गई या विदत हो गई, उनके कहने पे वो अपना क्षेत्र छोड़ के और राजा के पद से इस्तीफा दे देगा या त्याग पत्र दे देगा? ऐसा कभी नहीं होगा। अब राजा खुद को ये समझेगा कि जब हमने ये क्षेत्र जीता हुआ है तो ये तो हमारा हुआ है और इसमें जो लोग हैं उन पे हम शासन करेंगे। तो अब सभा और समिति जैसी कोई भी संस्थाएं उस पे अंकुश नहीं लगा पाएंगी। तो अब जो राजा होगा वो निरंकुश हो जाएगा और निरंकुश होने के साथ साथ वो क्या हो जाएगा, उसका जो पद होगा वो वंशानुगत हो जाएगा। यानी अब राजा का लड़का जो है वो फिर राजा बनेगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो उत्तर वैदिक काल से शुरू हो जाता है कि राजा का पद जो है वो वंशानुगत हो जाएगा। फिर अब आपको हमने बताया था कि जो बलि थी ऋग्वैदिक काल में वो एक स्वैच्छिक भेंट थी, कि हमने एक राजा चुना कि जो हमें युद्ध में बचाएगा, हमारी रक्षा करेगा और बदले में हम क्या करेंगे, स्वेच्छा से कुछ उसे भेंट के रूप में या उपहार के रूप में देंगे, जिसको बलि कहा गया। लेकिन वही बलि जब उत्तर वैदिक काल में आएंगे तो वो एक अनिवार्य कर बन जाएगी, क्योंकि राजा जो हो गया वो अब शक्तिशाली हो गया है और उसने जो क्षेत्र जीता है उसमें जितने भी जनजातियां हैं, अब उनकी रक्षा अगर वो कर रहा है तो वो उनसे अनिवार्य रूप से कुछ ना कुछ वसूलेगा। तो जो बलि ली जा रही थी अब उसे यहाँ पे अनिवार्य कर दिया गया कि अब जो भी जनता है यहाँ की या जो भी जनजातियां हैं वो अब अनिवार्य रूप से हमें बलि देंगी और साथ ही साथ उत्पादन जो भी करेंगी उसका 1/16वां भाग के रूप में हमें अदा करेंगी। फिर इसके साथ ही साथ मान लीजिए जैसे उस समय जो बहुत सारे जनपदों का विकास हुआ, जैसे कोसल, फिर काशी, विदेह, ऐसे बहुत सारे जनपद बने। तो इनका एक क्या है, सीमा क्षेत्र है। तो अगर इनके कोसल से काशी के लिए हमें व्यापार करना है या कोसल से काशी में हम अपने सामान को भेज रहे हैं तो अब हमें सीमा शुल्क देना होगा। तो उत्तर वैदिक काल में शुल्क नामक कर लगाया गया जो चुंगी के रूप में वसूल किया जा रहा है। तो वो जो शुल्क कर था वो आयात कर एक तरह से है कि अगर आप हमारी सीमा में अपना सामान लेके आ रहे हैं तो घुसने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, जिसे शुल्क के नाम से जाना गया। तो ये सारी चीजें कहाँ हमें देखने को मिलती हैं, उत्तर वैदिक काल में। भाग नामक कर जो उत्पादन का 1/16वां भाग लिया जाता था और शुल्क जो कि एक तरह से आयात कर होता था जो दूसरे क्षेत्र से अपने क्षेत्र में इंपोर्ट होने पे देना होता था। और बलि बलि जो एक अनिवार्य कर बन गया था। तो ये सारी चीजें उत्तर वैदिक काल में होने लगी थी। अब प्रशासनिक इकाई की बात कर लेते हैं। तो प्रशासनिक इकाई में जहाँ ऋग्वैदिक काल में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई जन थी, अब उत्तर वैदिक काल में सबसे बड़ी जो इकाई थी वो जनपद बन गई। जो जनपद थी वो सबसे बड़ी इकाई हो गई थी उत्तर वैदिक काल में। तो आप समझ सकते हैं बाकी सारी इकाइयां कुल, ग्राम, विस और जनपद ऐसे ही थी। ठीक। अब राजा की शक्ति में वृद्धि। तो भाई अब जाहिर है कि राजा की शक्ति में वृद्धि होगी, क्योंकि राजा अब काफी शक्तिशाली हो गया, उसे नियमित कर मिलने लगा है राजा को। तो वो क्या करेगा, जब शक्तिशाली होगा तो विदत और गण जैसी संस्थाएं, अब इनके आगे संस्थाएं तो टिकेंगी नहीं। तो विदत और गण तो जो संस्थाएं थी वो तो लुप्त ही हो गई और बची सभा और समिति। तो इनकी जो शक्तियां थी वो शक्तियां बहुत ही खत्म कर दिया, यानी इनकी शक्तियां बिल्कुल न्यून हो गई। तो सभा एवं समिति जैसी संस्थाओं ने अपनी पुरानी शक्ति खो दी थी। किस काल में, उत्तर वैदिक काल में सभा एवं समिति ने। ठीक। इसके बाद आगे देख लेते हैं। अब इस काल में शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्निनों का जिक्र मिलता है। तो देखिए अब राजा जो है वो अपनी शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए, व्यवस्था बनाए रखने के लिए वो क्या करेगा, कुछ अधिकारियों की नियुक्ति करेगा। तो जो वो अधिकारियों की नियुक्ति किया था उन्हीं को रत्नीन कहा जाता था और इनकी जो संख्या होती थी वो 12 होती थी। तो उन्हीं को 12 रत्नीन कहा गया। तो 12 रत्नीनों की जो
व्यवस्था है वो हमें उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलती है। यह भी परंतु यह भी व्यावसायिक नौकरशाही का उदाहरण नहीं है, ये भी रक्त संबंध से ही जुड़े हुए थे राजा से, न कि योग्यता के आधार पे अलग से इनका चयन हुआ था। तो ये व्यावसायिक नौकरशाही का उदाहरण यहाँ भी देखने को नहीं मिलता और अस्थायी सेना का गठन यहाँ भी नहीं देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये हमने आज देखा क्या, राजनीतिक जीवन में परिवर्तन और आर्थिक जीवन में परिवर्तन। अब दो चीजें बची हैं, एक सामाजिक जीवन और एक धार्मिक जीवन। इनको हम कल देख लेंगे और इस तरह से ये आपका चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा, हमने कॉन्सेप्ट से जोड़कर फैक्ट्स को बताए हैं। तो उम्मीद तो यही है कि आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा और प्रयास भी मेरा यही रहता है कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा पाऊँ। और निवेदन ये है दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर हमारी क्लास पसंद आए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।